हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे नए विषय के ऊपर बात कर रहे हैं कि आखिर सब किताबों को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे तैयारी की जाती है और टॉपर्स किस प्रकार से कम समय में किस प्रकार से एग्ज़ाम को टॉप करते हैं। उनको ज़्यादा नॉलेज भले नहीं पता हो, लेकिन वो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करते हैं। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि किस तरह से उन किताबों को अध्ययन किया जाता है। इस श्रृंखला में आज हम पहली बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात जो भारतीय संविधान भी कह सकते हैं। ये संविधान एक तरह से हम नागरिक के रूप में हमें आना ही चाहिए, जानना ही चाहिए। और ये किसी भी परीक्षा में आप चाहे कौन सी भी परीक्षा दो, उसमें ये सेक्शन तो रहता ही रहता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लास्ट तक देखें। और सॉरी दोस्तों, ये हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि पॉलिटी का आज हम पूरा ओवरव्यू लेंगे कि किस प्रकार से राज्य व्यवस्था को तैयार करके आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो। क्योंकि ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही अच्छा सेक्शन है। इसमें हम पूरे में पूरे सवाल कर सकते हैं। अगर मैं यूपीएससी की स्पेसिफिक बात करूं तो यूपीएससी में एक तरह से प्रीलिम्स में 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं और पूरे में पूरे सही हो सकते हैं। अगर मेंस की बात करूं तो लगभग 120 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं, तो आसानी से आप इन्हें सही कर सकते हो। अगर मैं पीसीएस की बात करूं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा छोटे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये आती ही है। अब हम दोस्तों इस प्रकार से अगर इसकी एक ही बुक आती है, अगर बुक की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बुक की बात करूं तो बुक एक ही आती है, बुक एम लक्ष्मीकांत, जिसका आपने हर वीडियो में टॉपर से सुना होगा। लेकिन टॉपर्स ये नहीं बताते या कोचिंग संस्थान ये कभी नहीं बताता कि आप सेल्फ स्टडी करते हुए इसे कैसे तैयार कर सकते हो। आज मैं दोस्तों ये आपसे चर्चा करूंगा और पूरी तरह से बता दूंगा कि आप अपनी टेबल और चेयर पर बैठकर आसानी से घर में इसको तैयार कर सकते हो। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछिए, हम आपको एक तरह से सही सलाह देंगे और उसका समस्या का निराकरण करेंगे। अब चलिए दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं। अगर लक्ष्मीकांत पुस्तक की बात करें, उसको कैसे आप कर सकते हैं और पॉलिटी को कैसे तैयार कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को हम साथ में लेके चलेंगे। दोस्तों, ये पुस्तक एक तरह से 600 पेज की है। कितनी है? 600 पेज की है। और इसमें 10 भाग हैं। कितने? 10 भाग हैं और उसमें अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। अगर आप दिन में 7-8 घंटे पढ़ते हैं और 1 घंटे में एवरेज अगर आप मानो कि 10 पेज में पढ़ सकता हूँ, तो भी ये लगभग 7 से 8 दिन में से आप आसानी से पहली रीडिंग में आप ऐसे कवर कर लोगे। उसके बाद में जैसे जैसे आपका रिवीजन बढ़ता है वैसे वैसे आपका टाइम कम लगेगा और इस सब्जेक्ट को आप तैयार कर सकते हो। अब मैं दोस्तों पहली बात करूं तो वो इस जो पुस्तक का जो पहला है वो है संवैधानिक ढांचा। पहला है पार्ट, वो कौन सा है? संवैधानिक ढांचा। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक ढांचा। इसमें उन्होंने क्या है, जो हमारा संविधान है ना, संविधान, भारतीय संविधान, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकर्ताओं के द्वारा लिखा गया एक साप्रेम भेंट है हमारे लिए, हमारे सपनों का वो एक तरह से संग्रह है। तो उसमें उन्होंने संवैधानिक ढांचा, उसको किस प्रकार से निर्मित हुआ, उसमें मेन सेक्शन कौन कौन से है वो जानना ज़रूरी है। तो पहले में वही है। तो पहले में अगर बात करूं तो पहला उन्होंने पुस्तक में क्या है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड। क्या है? ऐतिहासिक बैकग्राउंड। ऐतिहासिक बैकग्राउंड, तो पहला हो गया ऐतिहासिक बैकग्राउंड। दोस्तों, इसमें एक तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें पढ़नी होती है। किसी भी चीज़ को जानने से पहले, पढ़ने से पहले, उसमें विषय में प्रवेश करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो इसी तरह से इस चैप्टर को भी जानने से पहले उन्होंने ऐतिहासिक बैकग्राउंड दिया है। तो दोस्तों, यूरोपीय कंपनी 1600 अंदर प्रवेश करती है। 1757 में प्लासी के युद्ध में एक तरह से नियंत्रण आगे बढ़ता है और 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें एक तरह से अवध, बंगाल और दिल्ली यानी जो मुगल सत्ता, तीनों को संयुक्त रूप से हराकर अंग्रेज़ों ने 1765 में क्या है, दीवानी राइट प्राप्त कर दिए। और फिर एक तरह से माना जाता है कि 1773 में अंग्रेज़ों के द्वारा एक तरह से पहली बार पार्लियामेंट के रूप में यहाँ पर नियंत्रण स्थापित होता है। तो पार्लियामेंट कौन सी लगती थी? लंदन वाली। ठीक है, तो वहाँ से क्या बनते थे? अधिनियम बनते थे कंपनी के शासन को सही करने के लिए दोस्तों। तो फिर यहाँ से अधिनियम बनने शुरू होते हैं। तो आपको कैसे याद करना है कोई भी अधिनियम हो, अब हम एक बार देख लेते हैं। 1773 से लगाकर 1947 तक दोस्तों जितने भी अधिनियम है ना, उसकी 3 चीज़ें आपको याद करनी है या कॉमन चीज़ें रहेगी। क्या? पहला एक, ये क्यों लाया गया, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या बैकग्राउंड क्या है। फिर उसके मुख्य प्रावधान क्या है। ऐसे प्रावधान खूब होंगे, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड और मुख्य प्रावधान पढ़ने हैं। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? उसके बाद आपको ये पढ़ना है कि इसके क्या क्या प्रभाव रहे,
कितना प्रभाव रहा, कितना लंबा चला, किस प्रकार से उसमें आगे चीज़ें बढ़ती गई, इस टाइप से आपको पढ़ना है। अगर मैं कंपनी, अब आता है क्वेश्चन सीधा आएगा कि कंपनी के दौरान कौन कौन से थे। तो दोस्तों आपको याद होगा कि 1773 से लगाकर और 1858 तक क्या रहता है, कंपनी का शासन रहता है। और 1858 से लगाकर एक तरह से 1947 तक क्या रहता है दोस्तों, ताज का शासन या क्राउन का शासन। तो आप समझ गए होंगे कि ये हो गई कंपनी के टाइम के अधिनियम, ये हो गए क्राउन के टाइम के अधिनियम। बस इनको आपको इस टाइप से लेना है, सीधे उसके बैकग्राउंड 2-3 देख लो, प्रावधान 3-4 देख लो जो मेन है, और उसके फिर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, बस इतना देखना है। अब जैसे एक में सभी हम देख नहीं सकते, थोड़ा टाइम की दिक्कत है, और अगर आप चाहते हो कि मैं पॉलिटी पढ़ाऊँ तो आप बता देना। और अगर मैं पहले एक थोड़ा देख लेते हैं, 1813 अधिनियम की बात करें तो इसमें मेन चीज़ क्या थी, जो कंपनी क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले क्या था कि पूरा ईस्ट और भारत का व्यापार एकाधिकार था। तो दूसरी कंपनियां भी अब क्योंकि औद्योगिकरण चल रहा है, दूसरी कंपनियां चाहती थी हम भी भारत के साथ व्यापार करें, तो उन्होंने कहा इसलिए फिर क्या हुआ था एक तरह से जो अपनी यूरोपीय पार्लियामेंट थी उसने कहा कि एक तो अपने चाय का और चीन के साथ व्यापार है, ये आपको दे दिया जाएगा, बाकी व्यापार में दूसरी कंपनियां भी आ सकती है। दूसरा क्या हुआ, ईसाई मिशनरीज, ठीक है, ईसाई मिशनरीज थी, उनको भी भारत में प्रवेश दे दिया गया, और 1 लाख रुपए पाश्चात्य शिक्षा भारत में बढ़ाने के लिए खर्च करने की बात की गई। तो ये 3 प्रावधान हो गए, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड वही है कि औद्योगिकरण चल रहा था, दूसरी कंपनियां चाहती थी कि भारत में हम एक तरह से प्रवेश करें और अपनी आर्थिक समृद्धि करें, ये था। और इसका प्रभाव क्या रहता है, तो शिक्षा पे तो ज़्यादा प्रभाव था नहीं, ईसाई मिशनरीज आने से एक तरह से क्या होता है कि लोगों में एजुकेशन थोड़ी बहुत आ जाती है, राजा राम मोहन राय वगैरह, उसमें फिर इसका समर्थन होता है, और काफ़ी कुछ इश्यूज़ वगैरह हिस्ट्री में आते हैं, और हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा सकता हूँ तो मैं कभी बता दूंगा, इस टाइप से चीज़ें रहती हैं। तो ये जैसे मैंने बताया इसी तरह से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये हमने जाना ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में। अब हम दोस्तों दूसरा चैप्टर देखते हैं कि संविधान निर्माण, ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों इसको हम देखेंगे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आप सभी को पता होगा कि संविधान एक तरह से क्या है, किसी राष्ट्र को किस प्रकार से सरकार चलेगी उसके कानूनों का संग्रह है, जिसे संविधान कहते हैं। उसके अनुरूप चलने वाली जो व्यवस्था है उसको संवैधानिक सरकार या फिर संविधानवाद बोला जाता है, और ये यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ रखा है। अब हम बात करें तो इसमें पहली बार मांग कब होती है, तो 1934 में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, एम.एन. रॉय के नाम से जाना जाता था। एम.एन. रॉय द्वारा इसकी मांग की गई, फिर कांग्रेस के मंच से मांग की गई। उसके बाद में जो जितने ब्रिटिश के जो प्रस्ताव आते थे या उनके मंडल आते थे भारत में बातचीत करने के लिए, तो जैसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, फिर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, ठीक है, 1946 में कौन सा आया था, कैबिनेट मिशन, ठीक है दोस्तों, कौन सा, कैबिनेट मिशन। इसको फिर हमने माना, और फिर जो एक तरह से जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और फिर कैबिनेट अपने संविधान सभा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ से फिर एक टॉपिक अपना बन गया संविधान सभा। संविधान सभा का निर्माण होता है, और इसी संविधान सभा ने भारत के ऐतिहासिक अपना क्या बनाया, भारत के संविधान का निर्माण किया है। तो दोस्तों इस तरह से संविधान सभा बन गई है। अब संविधान सभा ऐसे तो बहुत इसमें सारी चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या, एक तो कमेटियाँ कौन कौन सी है, कौन किसे क्या क्या पढ़ना है आपको, एक तो कमेटियाँ बहुत पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें थोड़ा सा आप हल्का सा देखोगे पता चल जाएगा। जैसे संघ जितनी लिखी होती है उसमें जवाहरलाल नेहरू उनके रहेंगे, ठीक है, अल्पसंख्यकों की और मूल अधिकार वालों के सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके अध्यक्ष रहेंगे, इस टाइप से है एक चीज़। और सदस्य कौन कौन मैन है, सदस्य ऐसे पूरे तो याद नहीं रख सकते, लेकिन हल्का सा ध्यान रख लो कि 15 महिलाएँ थी, ठीक है, 15 तो वुमेन हो गई, ठीक है। उस टाइम बाकी लगभग भारत के जितने जाने माने नेता थे वो सारे उसमें पार्टिसिपेट थे। एक तो गांधी नहीं थे, दूसरे जिन्ना नहीं थे, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और एसटी का सबसे बड़ा लीडर कौन था, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जो भारतीय हॉकी टीम का खिलाड़ी भी था, बहुत बेहतरीन नेताओं में से एक था, झारखंड से संबंधित है ये ना, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। तो यूपीएससी ने इसलिए ही इन पर क्वेश्चन पूछा था कि एसटी से सबसे बड़े नेता कौन थे, तो जयपाल सिंह मुंडा दोस्तों ये थे। अब हम थोड़ा सा कमेटियाँ ऐसे तो खूब है, और एक कमेटी मैं आपको बता देता हूँ, वो थी ड्राफ्ट कमेटी। कौन सी, ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है, प्रारूप समिति जिसे बोलते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1947, क्योंकि 1947 संविधान सभा तो पहले ही बन गई थी, तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, और 29 अगस्त, कौन सा, 29 अगस्त 1947 को इस ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया जाता है। क्योंकि एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिनका नाम था बी.एन. राव,
जो संविधान के एक तरह से संविधान सभा के सलाहकार थे, इन्होंने एक छोटा सा ड्राफ्ट बनाया था और उसी की समीक्षा करने के लिए इस कमेटी का गठन हुआ था। ध्यान रखना कि BN राव क्या नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, अलग से एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक तरह से ड्राफ्ट तैयार किया था। ये भी एक तरह से UPSC का जो EPO का पेपर होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम बात करें यहाँ पर, तो इसके कितने सदस्य थे? ऐसे 7 सदस्य थे, लेकिन क्या 2 रिप्लेस हो गए थे, तो इस प्रकार से कुल आपको 9 सदस्य याद रखने हैं। 9 याद। अब हम याद करते, कैसे याद करेंगे? तो पहले डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, तो पहले ये हो गए। अब अम्बेडकर के बारे में ये ध्यान रख लो, कहाँ से चुने गए थे? तो कहाँ से थे? अपने वेस्ट बंगाल से थे, ठीक है। और उसका पार्टी का इनके क्या नाम था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो ये थोड़ा सा हल्का सा ध्यान आपने ये रख लिया। दूसरा क्या था? आयंगर। पूरा नाम क्या है वो बाद में देख ले, अभी आपको ऐसे ही पढ़ने हैं। आयंगर अय्यर, ठीक है। KM मुंशी। अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा था, KM मुंशी के बारे में मैंने बताया था, क्या बताया था? राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो मत्स्य संघ का निर्माण नाम किया था ना, पहला ABCD का, तो वो पहला ही था, ये KM मुंशी के द्वारा किया गया था। अगर आप वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। उसके बाद में जो एक और व्यक्ति जो आए थे वो BL मित्र थे। BL मित्र की जगह N माधवराव को लाया गया, ठीक है। BL मित्र की जगह माधवराव आए, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मित्र की जगह माधव, ठीक है। और जो दूसरे जो व्यक्ति थे PD खेतान, ठीक है। PD खेतान की जगह कौन आए? कृष्णामाचार्य, ठीक है। तो PD खेतान की जगह आ गए कृष्णामाचार्य। तो इस टाइप से आपने ये जाना कि ड्राफ्ट कमेटी में क्या क्या चीज़ें थी, तो ये चीज़ें हमने देख ली है। अब बात करें दोस्तों किस प्रकार से, तीसरा चैप्टर इसका पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण है, वो है क्या है? संविधान की विशेषताएं। ये चैप्टर है ना, यहीं से क्वेश्चन आते हैं लगभग। आप मान के चलो कि आप पूरे मतलब 3-4 तो क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आ जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है? एक तो पूरे भारत के संविधान है ना, भारत का संविधान, उसके भाग दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? भाग, ठीक है। भाग मूल रूप से कितने थे? 22 थे, ठीक है। अब लगभग 25 हो गए, ठीक है। दूसरे इसमें क्या दी हुई है? 12 अनुसूचियाँ दी हुई है, ठीक है। मूल रूप से कितनी थी? 8, फिर कितनी जुड़ी? 4, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 12, ठीक है। इस टाइप से ये सारी चीज़ें दी गई है। दूसरी चीज़ जो विशेषताएं दी हुई है, जैसे विशेषताएं कैसे हो गई? विशेषताएं जैसे भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट संविधान है, ठीक है। क्या है? लॉन्गेस्ट है। और भारत के संविधान की दूसरी क्या विशेषता है? लिखित है। जैसे जो UK है ना अपना, ब्रिटेन, उनका लिखित संविधान नहीं है, वो ऐसे ही माना गया है कि समुचे है कि परंपराओं के अनुसार चलता रहता है। और पहला लिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा था? अमेरिका का, ठीक है। तो वो, और भारत का हो गया ये। भारत में 395 अनुच्छेद थे, तो आप समझ गए होंगे। तो ये पहली विशेषताएं हो गई। ऐसे खूब विशेषताएं, ठीक है। नम्य अनम्य के बीच में, यानी सरल भी है और कठिन भी है। सरल कैसे? मतलब केवल 2 प्रावधान ऐसे हैं जो 368 के तहत आप संविधान संशोधन कर सकते हो, और उससे अलावा मतलब खूब है जो नॉर्मल एक तरह से पार्लियामेंट अपने हिसाब से संविधान संशोधन कर सकती है। तो ये चीज़ हो गई। नम्य अनम्य हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गई, आपातकालीन प्रावधान हो गए, मूल अधिकार हो गया, ठीक है। DPSP हो गई, मूल कर्तव्य हो गए, त्रिस्तरीय व्यवस्था हो गई, केंद्र राज्य संबंध हो गए, संसदीय व्यवस्था हो गई, संघात्मक व्यवस्था हो गई, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, स्वतंत्र प्रकार के अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हो गए, जैसे UPSC, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे प्रावधान ये माने जाते हैं। तो ये क्या हो गई? इसकी विशेषताएँ आपकी हो गई है। तो इनको आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लीजिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो उसकी क्या क्या विशेषता होती है। अब हम थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि जो 12 अनुसूचियाँ हैं, वहाँ से UPSC में हर बार क्वेश्चन आता ही है, आपने देखे होंगे अगर पेपर तो 12 अनुसूचियाँ, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? जैसे पहली कहीं कल परसों एक छात्र का मैसेज आया था कि सर ये अनुसूचियाँ क्या है? अनुसूचियाँ क्या होती है कि अगर भारत का संविधान है लिखा जा रहा है, उसमें आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे स्टेटों के नाम लिखने हैं तो वो कहाँ लिखे? ऐसे लिखे कि उस मतलब जो बुक है उसके अंदर लिखे, तो वो मतलब कितनी बड़ी हो जाती, तो आप समझ गए होंगे। तो कई बार आप पुस्तक देखते हो उसके पीछे परिशिष्ट होता है, तो वो सेम स्थिति है अनुसूची। तो स्टेटों के जैसे नाम लिखने हो तो पीछे लिख लिए। अब जैसे के अंदर, जैसे अपन संघ सूची के कितने विषय है, तो ये अगर संविधान के अंदर लिखते हैं उसी किताब में तो कितनी बड़ी हो जाती, तो इनको फिर साइड पीछे उनको अनुसूची के रूप में लिखा गया। तो ये चीज़ होती है, एक तरह से परिशिष्ट हो गया बुक टाइप से, ठीक है। तो पहली कौन सी हो गई? एक तरह से राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र, जैसे राज्य और संघ, इनकी लिस्ट नाम दी हुई है, इनका नया क्षेत्र कौन सा है ये दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरी है कुछ अधिकारी है, एक तरह से 9 अधिकारी माने जाते हैं, उनके क्या है? पद, वेतन, ठीक है, और उनके विशेष अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है। तीसरी में क्या है? तीसरी में 9 अधिकारी है, उनकी क्या दी हुई है? शपथें दी हुई है। क्या है?
शपथ दी हुई है, ठीक है। दोस्तों चौथे में क्या है, राज्यसभा की सीटें कि किस स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीटें होगी, ठीक है, ये दी हुई है। पाँचवीं में क्या दी हुई है, अनुसूचित जो क्षेत्र है ना उनका प्रशासन दिया हुआ है, जनजाति और अनुसूचित उनका प्रशासन दिया हुआ है। छठे में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, और मेघालय, असम, त्रिपुरा और ये चार हो गए, इनके बारे में अलग से प्रावधान किए हुए हैं। तो ये कितनी होगी, 6 हो गई। और जो सातवीं है उसमें क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, यानी 3 लिस्टें दी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका विवरण है। 8वें में क्या है, भाषाएं, ठीक है, लैंग्वेज मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों, कितनी थी, 14 मानी जाती है, फिर जोड़ी गई, तो इस प्रकार से टोटल हो गई 22। और इसके संबंधित संविधान संशोधन कौन से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको याद करना पड़ेगा। ये 21, ठीक है, 71 और 92, ऐसे याद कर लो। ये 3 संविधान संशोधन है जो किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। ये 8 तो मूल रूप से थी, फिर जोड़ी गई 9वीं। तो दोस्तों नवी अनुसूची है, नवी अनुसूची, इसको 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, कौन सा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 को जोड़ा गया। इसमें क्या था कि दोस्तों 1947 में भारत आज़ाद हुआ नया, तो भूमि अधिकार सुधार से संबंधित जो इश्यू चल रहे थे और दूसरा मूल अधिकार से संबंधित इश्यू चल रहे थे, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले भारत के संविधान में मूल अधिकार का हिस्सा था। जो अधिकार अपन पढ़ेंगे बाद में, उसका 7वां सेक्शन मूल जो था संपत्ति का अधिकार था। उनके बीच में क्या कॉन्ट्रोडिक्शन चलता रहता था, तो नेहरू जी बहुत परेशान हो गए, तो इन्होंने फिर संविधान संशोधन किया और पहले ही संविधान संशोधन में एक तरह से पहली अनुसूची रखी गई और जितने भी लेबर लॉ से संबंधित जो अपने लैंड से संबंधित इश्यूज थे वो इसके अंदर रखे गए और कहा गया कि इसका एक तरह से क्या नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। फिर क्या होता है, 2006 जब ईयर आया तब कोहेलो वाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका जो फर्स्ट अनुसूची के अंदर रखी हुई सब्जेक्ट का भी हो सकता है, रिव्यू हो सकता है। एक शर्त उन्होंने जोड़ दी, क्या जोड़ी थी, वो ये थी कि 1973 में केशवानंद भारती केस विश्व का सबसे प्रसिद्ध केसों में से एक था, कि इस बार न्यूज़ में भी है क्योंकि केशवानंद भारती के साल क्या हुई है, देहांत हुआ या मृत्यु हुई है। तो इन 2006 के बाद में उन्होंने कहा, 2006 में कोहिलो केस में उन्होंने कहा कि 1973 के बाद में जो जितनी चीज़ें ऐड हुई हैं उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, उससे पहले उसका नहीं होगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा इसके तहत आती है। तो ये हो गई नवी अनुसूची अपनी, ये हो गई। 10वीं अनुसूची के अंदर क्या है, दल बदल कानून आए गए। दोस्तों क्या होता है, 1980 के दशक में जो गठबंधन की सरकारें थी, आयाराम गयाराम वाली पॉलिसी थी, उसमें क्या होता था कि कोई विधायक है, पता चला कि एक दिन उसमें पार्टी में, दूसरे दिन उसको सीएम बना लिया, शाम में सुबह, ऐसे खूब सारे हरियाणा के अंदर केसेस हुए थे। तो फिर ये राजीव गांधी सरकार के तहत 52वां संविधान संशोधन, कौन सा, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1985 में ये एक्ट आया था। इसके प्रावधान किए गए कि दल बदल से संबंधित किस प्रकार से कानून होंगे, तो इनको 10वीं अनुसूची के अंदर रखा हुआ। फिर क्या हुआ, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में क्या होता है कि जो 73वां संविधान संशोधन होता है, जो अपना जो ग्रामीण में अपन जो सरपंच वगैरह चुनते हैं उनके लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए, पंचायती राज की इसमें जो 29 सब्जेक्ट है वो इसके अंदर रखे हुए हैं। और ये को 1992 में, ठीक है, 1992 में। फिर जो ये है 12वीं अनुसूची, सेम वही चीज़ है, इसमें 74वां, और ये तो क्या थी, पंचायत राज, ये क्या है, ULB जो अपने शहरी निकाय है, इसके अंदर जोड़ी गई। इसके अंदर कितने सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट, टोटल कितने, 18 सब्जेक्ट है, इनको इसमें रखा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अनुसूची को पढ़ा है। इसको आप एक बार वीडियो वापस देख लेना, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में पक्का ही आता है। अब हम अगर बात करें कि किस प्रकार से जो अगला सेक्शंस आता है, तो वो अब संविधान की हम भाग आता है, वो है प्रस्तावना। क्या नाम है, प्रस्तावना। दोस्तों क्या नाम है, प्रस्तावना, ठीक है। अब हम इसमें क्या कैसे पढ़ना है आपको, ऐसे तो प्रस्तावना काफ़ी बड़ी है, या फिर इसमें खूब सारी चीज़ें हैं, इसमें फिर आपको समझना पड़ेगा कि प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। तो पहला प्रस्तावना एक तरह से याद भी होनी चाहिए, कई बार इंटरव्यू में लोगों को पूछा हुआ भी है कि प्रस्तावना के बारे में बताइए, तो ऐसी चीज़ें भी आपको थोड़ा याद रखनी है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें एक तो है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये चीज़। तो इसमें क्या हुआ, एक तो ये हो गया कि संविधान का स्रोत क्या है, तो
तो हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ। तो ये पहला हो गया, स्रोत हो गया। उसके बाद में भारत की प्रकृति कैसी है, भारत की जो शासन व्यवस्था है इसकी प्रकृति कैसी है, भारत के लोकतंत्र की प्रकृति कैसी है। तो पहला हो गया संप्रभुता। संप्रभुता क्या है कि भारत अपने कानून निर्माण के लिए पूरी तरह से संप्रभु है, किसी विशिष्ट इकाई के तहत वो नहीं है। जैसे पहले कहते डोमिनियन स्टेट होता था, उसमें वो संप्रभु नहीं होते थे, यहाँ पर क्या है, संप्रभुता आ गई। दूसरी एक समाजवादी। समाजवादी एक विश्व व्यवस्था या विश्व जो वैचारिक प्रणाली है उसमें एक अवधारणा होती है जिसमें एक तरह से सामाजिक न्याय स्थापित करने की प्रोसेस होता है, तो इसको भी जोड़ा गया। लेकिन ये जो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, ये धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा कौन सा शब्द जोड़ा गया? अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। इसका मतलब प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है। तो ये चीज़ हो गया। फिर क्या? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता तो वैसे तो पहले से थी, बट वही इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इसे अलग से भी ऐड कर दिया गया। और जो अपन आगे मूल अधिकार पढ़ेंगे उसमें 25 से 28 के बीच में क्या इसका अलग से प्रावधान मिलता ही है। तो ये हो गया। फिर लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता के द्वारा एक तरह से स्थापित शासन होता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। और भारत में लोकतंत्र कैसा है? प्रतिनिधि लोकतंत्र है। 2 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जनता की एक तरह से कानून निर्माण में हिस्सा ले सकती है और अलग चीज़ों में वो पूरा हिस्सा ले सकती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या है कि जो प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुने जाते हैं ना, वो फिर आपका अपना निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ हो गई है। उसके बाद में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। उसके बाद में जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता क्या होती है? ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था पिछली बार। तो दोस्तों स्वतंत्रता क्या होती है? तो स्वतंत्रता 2 अर्थों में होती है। क्या होती है? लिबर्टी 2 अर्थों में। एक तो नेगेटिव में कि आपके किसी भी कार्य के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं हो, तो ये क्या नेगेटिव है कि आपके ऊपर कोई कार्यवाही या आपको पूरी तरह स्वच्छंद छोड़ दिया जाए। इसमें क्या होगा कि आप अगर ज़्यादा स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हो तो किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो सकता है। दूसरा पॉजिटिव में क्या था? तो कई लोगों ने इसको टिक किया था, वो गलत हुआ था। और जिसने पॉजिटिव में सोचा था, इसमें यह था कि व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए स्वतंत्र हो। तो बिल्कुल अच्छी बात है ना ये। तो यही होना चाहिए। आप भी अपना स्वतंत्र विकास कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, हम आपका हर कदम पर सहयोग करेंगे। दोस्तों इसमें हम ये है कि आपको ये सिखा देंगे कि किस प्रकार से पढ़ना है, और ये सीख गए फिर आपको ना तो कोचिंग जाने की आवश्यकता है, ना ही कुछ करने का, अपने आराम से आप पढ़ सकते हो। तो ये लिबर्टी इसके अंदर दी हुई है। बंधुता क्या है वो थोड़ा बहुत आपने देख लिया। उसके बाद में एक संविधान का भाग है या नहीं, तो कई बार इसमें केसेस चले। 1960 में जो बेरुवाड़ी केस आया था उसमें ये माना गया कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, ये बात आई, ठीक है। फिर जब 1973 में वही केशवानंद भारती केस के अंदर से माना गया कि संविधान का हिस्सा है और संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें संशोधित किया जा सकता है। अभी केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 19 जो 74 में हुआ था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये चीज़ एक तरह से क्या हो गई है, प्रस्तावना हो गई है। अब हम दोस्तों संघ क्षेत्र की बात करते हैं। अब क्या करते हैं, संघ क्षेत्र की। भारत का जो मैप आप देखोगे, पॉलिटिकली मैप जो इतना जैसा भी है अपन बना ले इस टाइप से, तो वो कैसे बना, किस प्रकार से ऐसे होता है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों भारत जब अंग्रेज़ों के अधीन था तो 2 हिस्से थे। एक तो सीधा अपना अंग्रेज़ों के अधीन था और दूसरा प्रिंसली स्टेट थे जो एक तरह से शासक के अधीन थे और शासकों ने एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण क्राउन के अधीन किया था। तो 2 चीज़ें हो गई। तो इस प्रकार से ये चलता रहा। और अगर हमने राजस्थान एकीकरण का पिछला वीडियो डाला था, वो अगर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से एकीकरण पूरा हो गया था। अब हम अलग अलग कॉन्सेप्ट में चलते हुए एक एकीकृत भारत का निर्माण, उसमें राज्यों का बात कर रहे थे। पहले राज्य 4 श्रेणियों में बांटे हुए थे, तो उनको भी एक तरह से एकत्रित करना था, उनको समाप्त करना था, और ऐसे करके मामला चल रहा था। फिर 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। कैसा? 1956 में 7वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था, 4 श्रेणियाँ बांट ली गई, ठीक है, 4 श्रेणियाँ मतलब ख़त्म कर दी गई। और उसके बाद से क्या कर दिया गया, अब आप ध्यान दो, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताता हूँ कि 14 स्टेट बना दिए गए। क्या बना दिए? 14 स्टेट और 6 यूटी बना लिए गए। तो ये चीज़ आपको, ये चीज़ हो गई, ठीक है। 3 आयोग आपको ध्यान रखने 1948 में। एक तो धर आयोग, ठीक है, धर आयोग, ठीक है, 1948 में JVP कमेटी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। तो ये 3 कमेटी बनी। इन्होंने क्या किया कि राज्यों का निर्माण होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा मूवमेंट होता है और मद्रास में
फिर मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश को 1953 के अंदर अलग से स्टेट बना दिया गया। और फिर हार कर फजल अली कमेटी का निर्माण किया गया। तो उन्होंने फिर कहा कि अब समय आ गया कि जो भाषा के आधार पर स्टेटों का निर्माण होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि एक चीज़ ध्यान रख लो, ऐसे नहीं हो कि एक भाषा एक राज्य, ये सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। जो प्रमुख भाषा होगी उसी के आधार पर हम निर्मित करेंगे। तो 14 स्टेट तो बन गए हैं। अब मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि दूसरे स्टेट जो राज्य वो कैसे बने, क्योंकि इससे क्वेश्चन खूब आते हैं। क्योंकि आजकल कालक्रम के अनुसार ज़माने वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें यह काम आएगा। तो दोस्तों 1960, कौन सा ईयर? 1960। कौन सा? 1960। इसमें क्या होता? बम्बई पहले एक अपना राज्य था, बम्बई था, महाराष्ट्र है ना, उसको बम्बई कहते थे। तो बम्बई से किसको अलग किया गया? गुजरात को। किसको? गुजरात को। तो पहला याद रख लो ये 1960 में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुजरातियों ने कहा कि हमें अलग करो, तो उनको अलग कर दिया। गुजराती भाषा अलग होती है। फिर 1963 में किसको? नागालैंड को, ठीक है। किसको? नागालैंड को। ये हो गया, ठीक है। 1966 में अपना हरियाणा HR पंजाब से किसको? पंजाब को अलग कर दिया गया, हरियाणा को। फिर 1971 में, ठीक है, क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश है वो पहले क्या था? अपना UT था, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश था। इसे भी एक क्या बना दिया गया? फुल स्टेट बना दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 71 तक पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम 72 में देख लेते हैं कि किस प्रकार से राज्यों का निर्माण हुआ। तो 72 में क्या है? 72 में यहाँ पर एक तरह से मातमे, ये फुल शॉर्ट फॉर्म है। तो ये हो गया मणिपुर, ठीक है। MA का मणिपुर, T का मतलब त्रिपुरा, ठीक है। और यही क्रम है इनका, ऐसे ही बनाया हुआ है। और MA मतलब मेघालय। तो ये 3 स्टेट बन गए, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, 3 ये बन गए 1972 में। एक आप और याद कर लो, 1975 में कौन सा बना? 1975 में, ठीक है। 1975 में कौन सा बना था? याद कर लो, सिक्किम, ठीक है। कौन सा? सिक्किम। सिक्किम के संबंधित 2 चीज़ें और है यहाँ, 2 संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित है, 35वां और 36वां। क्योंकि सिक्किम पहले था भारत के शासन के तहत तो था, बट वो पूरी तरह से अलग सिक्किम का आपकी लोकेशन देखोगे जोग्राफिकल, तो आप देखोगे कि जो अपना नेपाल और भूटान के बीच में वो ट्राई जंक्शन पे पड़ती है। तो फिर भारत पहले इनको 35वें संविधान संशोधन के तहत एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, संबंध राज्य का, और 36 में भारत के तहत पूरा विलय कर दिया गया। तो 2 ये आपको संविधान संशोधन याद रखने हैं। और 1900 ये तो हो ही गया है। अब हम इसके बाद में सीधा देखते हैं, क्या देखते हैं? एक ट्रिक है M मियाग, ठीक है। और ये कब होती है? 1987 में, ठीक है। तो MI का मतलब हो गया मिजोरम, ठीक है। और A का हो गया अरुणाचल प्रदेश, क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और G का हो गया गोवा। ये इसका क्रम भी है, ऐसे ही क्रम में ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा कब है? 1987, ठीक है। 1987 ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं इसके बाद में कैसे कैसे बने। तो वो बने 2000 में, ठीक है। 2000 में 3 स्टेटों का निर्माण हुआ। जैसे एक तरह से चूजा भी कह सकते हैं, जो भी आप किस बनानी हो। तो ये बना छत्तीसगढ़, ठीक है। U का मतलब UK उत्तराखंड, और J का मतलब झारखंड। ये 3 स्टेट बने, ठीक है, 2000 में। और एक आपको सबको याद ही होगा, अभी लेटेस्ट ही बना है 2014 में, यानी आपकी उम्र क्या है? 2014 में तेलंगाना। किससे बना? आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। तो सबसे लेटेस्ट हो गया एक तरह से तेलंगाना। और आज भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हो गया वर्तमान संदर्भ में, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अभी हमने इसके अंदर तक जाना कि संघ क्या है, संघ क्षेत्र में किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ, कौन से आयोग बने, और नया राज्य कैसे बनता है, वो भी आप एक तरह से इस पुस्तक में आपको पढ़ना है, वो क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला जो चैप्टर आता है वो आता है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो दोस्तों ध्यान रहे कि नागरिकता जो चैप्टर है ना, इसको आपको थोड़ा ढंग से देखना है, क्योंकि ये इस बार न्यूज़ में खूब था। कैसे न्यूज़ में था? आपने एक तरह से CAA, ठीक है, CA वाला जो इश्यू था ना, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इसको थोड़ा सा ढंग से देखना है। तो भारत के संविधान का जो दूसरा भाग है उसके तहत आता है, ठीक है। दूसरे भाग में ये आता है 5 से लगाकर 11 अनुच्छेद के तहत आता है। इसमें फिर उनको पार्लियामेंट को पावर दिया था। नागरिकता एक चीज़ ये ध्यान रख लो, नागरिकता भारत की कैसी है? इकहरी नागरिकता है, मतलब सिंगल नागरिकता है। सिंगल नागरिकता मतलब ये हो गया कि भारत के स्तर पर ही इसकी सिटीजनशिप होती है। ऐसे नहीं, आपने सुना कि मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, मैं UP का नागरिक हूँ, ऐसे नहीं है। ये होता है अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका के अंदर होता है कि वो टेक्सास का है, वो हवाई का है, ऐसे होता है। अपने इधर पर पूरे भारत के स्तर पर नागरिकता होती है। तो नागरिकता प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है इंग्लैंड से। तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों।
ये हो गया नागरिकता का संबंधित इकहरी नागरिक। इस प्रकार से उसके बाद में 1955 के तहत एक नागरिकता का अधिनियम आया। उसमें किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार से समाप्त की जाती है उसके बारे में प्रावधान किए गए। फिर ये अलग अलग इसमें फिर संशोधन होते आए और आज वर्तमान में CA तक पहुँच गए हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि नागरिकता से क्या क्या सिस्टम है, PIO क्या होता है और किस प्रकार से नागरिकता समाप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से ली जाती है, इस बारे में प्रावधान मिलते हैं। अब जो मेन टॉपिक आता है वो है फंडामेंटल राइट। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपके कौन कौन से राइट है। अगर आपको पुलिस पकड़ती है या कोई भी व्यक्ति आपके साथ कुछ घटना करता है, कोई सरकार आपके साथ ज्यादती करती है, तो आपको ये तो ध्यान होना चाहिए ना आपके राइट क्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसे कहाँ से लिया गया? USA से। ये हमारे मूल अधिकार इसमें लिए हुए हैं। तो मूल रूप से 7 थे, अब 6 है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 12 से लगाकर 35 तक अनुच्छेद है और भाग कौन सा है? भाग हो गया 3। ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसे एक तरह से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए इसे जोड़ा गया है। 12 के अंदर क्या है कि स्टेट का मतलब क्या है? तो जैसे पार्लियामेंट हो गया, कार्यकारी संस्था हो गई, जितने भी लोकल से लगाकर ऊपर तक ये संस्था, स्टेट हो गए, PSU हो गए, ये सारे इसके स्टेट बोले जाते हैं। 13 में क्या बोला गया कि अगर मूल अधिकार से असंगत जितनी विधियाँ होगी उनको क्या कर दिया जाएगा? उसे एक तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो 13 में वो चीज़ हो गई। फिर क्या होता है? अब सीधे अधिकार पर आते हैं। तो पहला हो गया समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो इसमें क्या है? 14 से लगाकर 18 तक ये हो गई, ठीक है। फिर आते हैं स्वतंत्रता पर, ठीक है। किस पर? स्वतंत्रता पर। तो स्वतंत्रता में 19 से लगाकर 22 तक, ठीक है। फिर क्या आता है? शोषण के विरुद्ध में कौन कौन से? भाई अपना 23 और 24, ठीक है। इसमें ये 24 वाला बाल श्रम से ये स्पेसिफिक है। फिर जो धर्म से संबंधित है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये क्या है? 25 से लगाकर 28 तक। उसके बाद में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तो वो कौन सा? 29 से लगाकर 30 तक की। तो ये हो गया। थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों, इसको हम डिटेल में देखते हैं, क्योंकि आपको माइनॉरिटी के बारे में कई सारी इश्यूज चलते रहते हैं, कई सारी रिपोर्ट आती है, उनके साथ घटनाएँ हो रही है, ज्यादती हो रही है, ये वो। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी। तो अल्पसंख्यक शब्द पहली बात भारत के संविधान में नहीं है। अगर यही आपका UPSC में क्वेश्चन बन सकता है कि अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा परिभाषा शब्द तो है लेकिन परिभाषा नहीं है, तो परिभाषा पहले नहीं है। और अल्पसंख्यक किस आधार पर दिया गया है? 2 आधार है, ठीक है। 29 और 30 में 2 आधार है। कौन कौन से? एक तो धार्मिक, कौन सा? धार्मिक। दूसरा कौन सा? भाषाई। तो ये 2 आधार हो गए। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। और उसके बाद में अगर हम आगे चले तो इसका आप देख सकते हो कि 350 ख में वो सिर्फ भाषाई आधार का अधिकारी ही होता है, तो वो थोड़ा देखना है। उसके बाद में जो आर्टिकल हमारा 32 है वो स्पेसिफिक आर्टिकल है 32, जिसे एक तरह से बाबा साहब ने इसको क्या बोला था? भारत के संविधान की आत्मा तक बोला था। क्योंकि यह क्या है कि इतने जितने अधिकार दिए हैं, अगर उसको प्रोटेक्शन करने के लिए अगर कोई मैकेनिज्म नहीं होगी तो अधिकार कोई काम के नहीं है। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सरकार आपके साथ में अगर ऊपर लिखे गए में से कोई भी दिक्कत करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट इसके तहत जा सकते हो। स्टेट में भी जा सकते हो। स्टेट के लिए कौन सा? आर्टिकल 226। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये हो गया स्टेट में और ये हो गया सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। इस आप अपना केस लड़ सकते हो और कोई दिक्कत है नहीं। और तो ये हमने जाना कि किस प्रकार से आपके मूल अधिकार हैं, इनको आपको देखना है और कैसे कैसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वो है एक तो 19वां, ठीक है, एक है 21, 19, 21 और 32। इनको थोड़ा ढंग से देख लेना कि इसमें क्या क्या जोड़े गए हैं, क्या चीज़ है, और इनको थोड़ा मूल अधिकार और DPSP के बीच में क्या तुलनात्मक अध्ययन है, उनको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा है DPSP, क्या नाम है? DPSP, या ऐसे बोलते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इसमें क्या हुआ था कि सरकार जो काम करती है तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल है कि इनको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, या फिर ये कह सकते हो कि मूल अधिकार है, इनको तो लागू कर दिया गया था। ये कुछ ऐसे इश्यूज थे जो एक तरह से सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के सिद्धांत थे, या सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांत थे, या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विकसित करने वाले इसके अंदर कुछ बिंदु दिए हुए थे। तो वो दूसरा तो राजनीतिक लोकतंत्र के लिए तो वो था जो अपना मूल अधिकार, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए ये था DPSP। तो इसमें फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि देश अभी अभी आज़ाद हुआ तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं, जैसे संसाधन अच्छे हो जाएंगे उस दिन हम इनको लागू धीरे धीरे करते जाएंगे। तो इसलिए सरकार की ये मंशा थी कि इनको बाद में हम लागू करेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 36 से लगाकर 51 तक
इसके प्रावधान आते हैं, इसको आप याद करना। मेरा मानना है कि इनको आप याद करना, थोड़े बहुत तो याद कर ही लेना। ये आप क्या होगा कि आप जब लिखोगे ना, आपके जैसे सोशल इश्यू और सोशल इश्यूज हो गए, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, वहाँ जब ये इश्यू आएंगे तब आप आसानी से उसमें आंसर में आप इसको लिख सकते हो कि भारत के संविधान के आर्टिकल कोई भी, जैसे अपना 40 है तो 40 में क्या है, ग्राम पंचायत है, ये आपको याद होना चाहिए। 50 में शक्ति का पृथक्करण है। 51 एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो क्या है, विदेश नीति पर है। किस पर? विदेश नीति पर, भारत की विदेश नीति पर, की शांति और स्थायित्व के लिए हम बात करेंगे और जितने भी ट्रीटीज़ है उसको हम मानेंगे। तो ये बात हो गई। इनको आप इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? इसमें दो क्वेश्चन ही बनते हैं। कितने? 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। एक तो इसका डिवाइडेशन, ये कोई थ्योरी नहीं है, अपने आप से डिवाइडेशन एक तरह से किया, बुक वालों ने किया है तो, लेकिन वो कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे गांधीवादी कौन से, ठीक है, दूसरे समाजवादी कौन से, ठीक है, और उदारवादी कौन से। तो इनकी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। एक चीज़ इसमें और याद करनी है, वो चीज़ क्या है कि मूल रूप से कितने, मूल रूप के बाद में जितने ऐड हुए हैं संविधान संशोधन के माध्यम से, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें हम कैसे याद कर सकते हैं? टोटल कितने? 7। ऐसे कर लो, 7 है वो जो संविधान संशोधन के बाद से जोड़े गए। तो 1942 में कितने? 4। उसके बाद में 1976 में जो अपना 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़े गए 4, और 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कितना जोड़ा गया? 1, और 2000 अपना 2 हो गया, इसमें कितने जोड़े गए? 1 जोड़ा गया, ठीक है। और ये जो 86वां संविधान संशोधन था इसमें, और उसके बाद में लास्ट जोड़ा गया 2011 में। तो ये कौन सा था? 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें भी 1 जोड़ा गया। तो 4, 5, 6 और 7 हो गए, टोटल 7 ही जोड़े गए। तो आपको याद कर लो, 42, 44, 86 और 97। 97 में क्या था? इसमें था सहकारी समिति। आपने सुनी होगी, गांव में आप अगर रहते हो, सहकारी समिति, उनको संवैधानिक मान्यता दी गई 97 में। और 86 के में क्या है? एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो होता है 0 से 6 और एक होता है 6 से 14। तो 6 से 14 है, इसको तो मूल अधिकार में दे दिया 21 का में। तो अब 0 से 6 वाले बच्चों को क्या करें? तो इनको दे दिया इसमें DPSP में कि आपके सरकार का या माता पिता का कर्तव्य है कि 0 से 6 तक है उनकी भी एजुकेशन की व्यवस्था कराए। इसमें क्या था? इसमें आपको ध्यान होगा कि आय और प्रतिष्ठा वगैरह असमानता उसको कम करना है। लेकिन ये आपको ये कंफ्यूज करवा सकता है, आपको लगेगा 42 में होना चाहिए क्योंकि इंदिरा गांधी सोशलिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी, लेकिन ये मोरारजी देसाई सरकार में हुआ था। इसमें 4 है मेन रूप से। एक वो चाइल्ड वाला है, फ्री लीगल एड है वो है, ठीक है, पर्यावरण वाला है, और जो कामगारों के जो मीटिंग वगैरह होते हैं मैनेजमेंट सिस्टम्स के तहत, उसमें कामगारों को शामिल किया जाता है। तो इसमें इस तरह से हमने जाना है कि DPSP में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। अब हम हमारा जो अगला इस सेक्शन के अंदर जो होगा वो होगा अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो मूल रूप से संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य मतलब व्यक्तियों के कर्तव्य दिए, नागरिकों के कर्तव्य, ये विदेशियों के लिए लागू होंगे, अपने जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए लागू होंगे। कहा कि आप मूल अधिकार तो मांगते हो, अधिकार तो मांगते हो, लेकिन अब आप पर एक तरह से कर्तव्य भी आपके होने चाहिए, देश के प्रति, समाज के प्रति, गाँव के प्रति, घर के प्रति, उन कर्तव्यों को भी आपको निभाना है। तो ये मूल रूप से तो था नहीं। उसके बाद में जोड़े गए कौन सा अमेंडमेंट? 42वां संविधान संशोधन। इसमें खूब सारी चीज़ें जोड़ी गई, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1976 में। इसमें कितने जोड़े गए? तो टोटल 10 जोड़े गए। कमेटी कौन सी थी? ठीक है, सरवण सिंह कमेटी, ठीक है, सरदार सरवण सिंह कमेटी। तो ये जोड़ी गई। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इम्पोर्टेंस यही कि व्यक्ति के अंतर्गत लोकतंत्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो विचार है वो बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे हैं जो एक तरह से पर्यावरण से जुड़े हुए भी हैं, धार्मिक से जुड़े हुए, महिलाओं से अच्छे व्यवहार करने से संबंधित भी है, देश की गौरवशाली परंपराओं को समझना, राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को पढ़ना, इस टाइप के भी इसमें चीज़ें रखी गई हैं। तो अपना ये हो गया ये चीज़। एक बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 86 में। 86 में याद कर लो, तीनों चीज़ें जुड़ गई। मूल अधिकार में भी जुड़ गई 51 का में, 45 में संविधान 45 जो अनुच्छेद है DPSP का, उसमें भी एजुकेशन जोड़ी गई, और यहाँ भी एजुकेशन जोड़ी गई, तीनों में जोड़ दी इन्होंने, ठीक है। 86 में जो अपना 2002 में आया था अपने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, ठीक है। तो ये हो गई। एक यहाँ पर कमेटी और बनती है, वर्मा कमेटी, ठीक है। तो ये हो गई वर्मा कमेटी। ये क्या आता है कि ये गैर न्यायिक होती है,
जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इनको आप ऐसे नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध में या सरकार के विरुद्ध में, किसी के विरुद्ध में आप नहीं जा सकते। न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं है, नहीं किसी विधायिका वगैरह के ऊपर ये आरोप प्रतिबंध। तीन चीज़ें ऐसी हो गई जो न्याय में लागू नहीं हो सकती। कौन कौन सी? एक तो होगी यही फंडामेंटल ड्यूटी, दूसरी DPSP, ये भी न्याय में लागू नहीं है, और तीसरी क्या हो गई? प्रस्तावना। ये 3 चीज़ें ऐसी है जो जुडिशरी रूप से लागू नहीं है। तो इस प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको ज़्यादा है नहीं, बस ये ध्यान रखना कि रूस से लिया गया है, 42 संविधान संशोधन से 10+1 वाला कॉन्सेप्ट है, और इसका आपने देख लिया, न्यायालय में ये लागू है नहीं। उसके बाद में हम देख लेते हैं संविधान संशोधन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन, यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन आज तक कितने हो गए? 104, ठीक है, 104 संविधान संशोधन जो है ना, इसमें आर्टिकल 368, ठीक है, 368 के अंतर्गत। अब यहाँ पर संविधान संशोधन, अब थोड़ा सा लैंग्वेज पे आप यहाँ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। संविधान संशोधन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। लेकिन 368 के तहत संविधान संशोधन कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो 368 में पहला कैसा है? विशेष बहुमत, ठीक है, क्या है? विशेष बहुमत, मतलब विशेष बहुमत, ठीक है, मतलब कि जितने सदस्य उनका तो एक तरह से जो बहुमत होना ही चाहिए, लेकिन वो बहुमत कितना होना चाहिए? एक तरह से टोटल सदस्यों की संख्या के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर 543 सदस्य है टोटल, ठीक है, तो अगर अपन वो 2/3 निकालेंगे, वो लगभग कितना आना चाहिए? 272 प्लस तो आना ही चाहिए। जैसे लोकसभा की स्पेसिफिक बात करें, इतना तो प्लस आना ही चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, एक तरह से विशेष बहुमत का सिद्धांत होता है। अगर जिस बैठक चल रही है उसका जो निर्णय होगा वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और वो जो मिनिमम संख्या आनी चाहिए वो 272 प्लस आनी ही चाहिए। तो ये बात होती है विशेष बहुमत की। दूसरी इसके अंदर बोला गया है कुछ ऐसे 8 श्रेणियाँ दी हुई है, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, ठीक है, केंद्र राज्य के बीच में कार्यकारी शक्तियों का विभाजन हो गया, सुप्रीम कोर्ट से के इश्यूज़ हो गए, ठीक है, अभी जैसे GST काउंसिल हो गई, ऐसे करके 8 श्रेणियाँ दी हुई है। तो 8 श्रेणियाँ वो जैसी है वो संघात्मक व्यवस्था से जुड़ी हुई है, क्योंकि अपना जो देश है वो क्या संघात्मक है, और उस संघात्मक व्यवस्था में राज्यों का बहुत बड़ा रोल है। अगर राज्य इस प्रकार से नहीं तो केंद्र सरकार पता चला कि एकदम संविधान संशोधन करके राज्यों के सारे अधिकारी ले लिए, तो ऐसे काम चल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि विशेष बहुमत प्लस राज्य की सहमति, आधे राज्यों की सहमति। तो अभी जैसे राज्य, तो इसमें क्या होता है कि इनके संबंधित जितने भी अगर करने पड़ेंगे, जैसे GST था, तो GST में क्या था कि सभी राज्यों को भेजा गया, और सभी राज्यों ने उसको एक तरह से जितने भी पारित करें, आधे से ज़्यादा ने उसको पारित किया, तब जाकर वो लागू हुआ था ये चीज़ें। और वो कहाँ होगा? विधानसभा में, केवल विधान परिषद में नहीं होगा, केवल विधानसभा के अंदर ही ये चीज़ें ये रखी जाएगी, और वहाँ पर कौन सा बहुमत होगा? साधारण बहुमत होगा। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो और जो दूसरे जैसे अपन अभी जैसे पीछे पढ़ा था कि आर्टिकल 3, जैसे आर्टिकल 3 तो नए राज्य का निर्माण करना हो तो आर्टिकल 3 के थ्रू हो जाता है, ठीक है। और दूसरे जितने खूब सारे नागरिकता से संबंधित इश्यू है तो वो भी हो जाते हैं, सीधा उसमें लिखा हुआ है। तो ये क्या है कि 368 के बाहर है, लेकिन संविधान संशोधन होता ही है। तो इसलिए तो भारतीय संविधान को क्या बोला जाता है, हमने पीछे देखा था, सरल और कठोर का मिश्रण है। 368 में वो कठोर है, क्योंकि इसमें आपको 272 तो चाहिए कम से कम मिनिमम, और मीटिंग में वो भी उतना होना चाहिए, तो इसलिए वो तो कठोर हो गया। लेकिन नॉर्मल है, अब जैसे माना कोई मीटिंग है, उसमें जैसे 60 सदस्य है, कितने 60 सदस्य, और 60 में से 31 जनों ने अगर मिलकर कोई निर्णय ले लिया तो पारित हो गया तो ये बहुत कम संख्या है, तो नॉर्मल चीज़ ये हो गई। तो इस प्रकार से भारत के संविधान संशोधन है उसको 3 प्रकार से रखा जाता है। अब हम थोड़ा लेटेस्ट संविधान संशोधन देख लेते हैं। लेटेस्ट कौन से? अभी जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो वो सरकार 2014 में आई है। कब आई है? 2014 में। तो 2014 से 2021 में, यानी एक तरह से 7 साल में कितने संविधान संशोधन हुए, मोदी जी ने कितने संविधान संशोधन किए? तो पहला उन्होंने किया था 99वां, ठीक है, फिर 100वां, फिर 101वां, फिर 102वां, फिर 103वां, फिर 100 एक तरह से 4। तो 99वां कौन सा था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, NJAC। अभी क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज है वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत चुने जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जजेज केस, थर्ड केसेज, जजेज केस आपने सुने हो, तो लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अगर पॉलिटी
आपको अच्छी लगती है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हो, लोग जुड़ते हैं, तो हम ज़रूर पढ़ाएंगे आपको। तो उसमें फिर NJSC उन्होंने स्थापना की थी, एक आयोग बने, वो इसकी नियुक्ति करें। तो लेकिन यही हुआ था कि फिर उसने सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक मानते हुए इसे खारिज कर दिया गया। फिर हम 100 की बात करें तो 100 में दोस्तों क्या है, इसमें था कि बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड का हस्तांतरण एक तरह से ये रखा गया। तो ये हो गया 100 से संबंधित। 1 से 1 में क्या था, GST, क्या था, GST इसमें था। और 102 में क्या था, OBC जो आयोग था ना, पहले वैधानिक आयोग था, उसको अब संवैधानिक मान्यता दी गई है 338 ख में। और 133 था, इसमें क्या था, EWS को रिजर्वेशन, जो जनरल कैटेगरीज होती है आर्थिक रूप से, इनको दे दिया गया। 104 में क्या था, SC ST का जो रिजर्वेशन था ना, किसमें, विधानसभा और लोकसभा में, उसको फिर कितना, 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। दोस्तों यहाँ से मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विधान परिषद में और राज्यसभा में SC ST वगैरह को आरक्षण नहीं है। कहीं इसमें एक बार किसी स्टूडेंट ने मेरे को पूछा था, तब मैं बता रहा हूँ कि राज्य जो अपने राज्यसभा में और विधान परिषद में आरक्षण होता नहीं है, जो सीधे डायरेक्ट चुनाव होता है उसके अंदर आरक्षण होता है। तो इस प्रकार से हमने ये संविधान संशोधन की बात को, तो इस प्रकार से खूब सारे केसेस हुए थे कि संविधान संशोधन क्यों सरकार ऐसे, तो किसी की संविधान को बदल भी सकती है, कुछ भी कर सकते हैं इस टाइप से। तो खूब सारे केसेज हुए। 1951 में केसेज हुआ, 67 में जो फेमस केसेज हुए, गोकलनाथ बनाम अपना स्टेट वाला, और उसके बाद में 1973 वाला जो ये रहा, उसमें बहुत ही फेमस केस आया, केशवानंद भारती का केस। उसमें ये निर्णय लिया गया बेसिक स्ट्रक्चर का। क्या निर्णय लिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर का, कि कुछ संविधान में ऐसी चीज़ें हैं इसको आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो एक तरह से एसेंस है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट कब आया, 1973 में केशवानंद भारती केस में इसको रखा गया। तो लास्ट में अपना ये चैप्टर है बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कब आया, 1973 में। और जजों ने बोला कि इसमें खूब सारी चीज़ें रखी हुई है, जैसे लोकतंत्र है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ये सारे इश्यूज ऐसे करके खूब सारी लिस्ट है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। उसको पूरी लिस्ट अपने को पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी कुछ आप थोड़ा बहुत देख लेना। और ये जैसे जैसे केसेस हुए तो उसमें भी ये एक तरह से बढ़ता गया था मामला। तो ये हो गई बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा, ये हो गए चैप्टर। इस प्रकार से इस सेक्शन में हमारे कितने हो गए, 11 चैप्टर हो गए हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा था, तो हम इस सेक्शन वाइज नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको लेके आएंगे दूसरे भाग को। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉलिटी आखिर क्या है या किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हमने जो अभी जाना है ना, इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पहले आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसका एक तो क्या होना चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आप किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SI की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, या आप IAS की तैयारी कर रहे हो, या आप RS की, या आप अपने राज्य की PCS की, किसी की एग्जाम की तैयारी, सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा, आपके पास क्वेश्चन पेपर होना ही चाहिए। क्या, क्वेश्चन पेपर होने ही चाहिए। ये दो तो चीज़ आपकी सबसे बड़ी चीज़ है। इनको देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे कोई भी आज जैसे माना कि अपन ने प्रस्तावना पढ़ी, ठीक है, क्या पढ़ी, प्रस्तावना पढ़ी, तो आप पहले तो सिलेबस देखो कि प्रस्तावना सिलेबस में है या नहीं। अगर है नहीं तो अपन भाई ऐसे तो अपने पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, दुनिया पूरी पढ़ी है, पढ़ते जाओ। बोले एग्जाम की दृष्टिकोण से आपको एग्जाम क्रैक करना है तो वही पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में है। तो प्रस्तावना, चलो पहले आप पता चला कि हाँ प्रस्तावना है, फिर उसमें उस आपका खुद का जो एग्ज़ाम है उसके पुराने पेपर देखो किस प्रकार से इसमें पेपर आ रहे हैं। अगर आपका वनडे एग्जाम होगा तो उसमें सीधा फैक्चुअल टाइप से पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में जो शब्द है, जो भारत के राज्य की प्रकृति, उनको किस क्रम में जमाया हुआ है, कब संविधान संशोधन हुआ था, कौन सी कमेटियाँ इसके अंदर गठित हुई, या कैसे भी करके उस टाइप से फैक्चुअल चीज़ें होगी। अगर आप UPSC की तैयारी करोगे तो इसमें 2016 में मेंस में क्वेश्चन आया था, वो आपने देखा था कि भारत के रिपब्लिक के आगे जितने विशेषण लगे हुए हैं, क्या भारत उसको अचीव कर पाया है, ऐसा क्वेश्चन था। तो वो उस टाइप से क्वेश्चन आएगा। कहने का मतलब है कि इनको आपको देखना है। और दूसरा है कि जब जैसे प्रस्तावना है तो प्रस्तावना क्यों है, क्यों जोड़ी गई, किस लिए जोड़ी गई, उसके अंदर जो एक एक शब्द है उसको आपको अच्छे से देखना है। इस टाइप से मतलब आपकी स्टडी होनी चाहिए। तो आके सीधा आप एग्जाम में जो सोच के गए वही तो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो बनाने वाले सेटर है वो भी एक तरह से अपने जैसे, या आप सीनियर हो सकते हैं बट है तो मानव ही है अपने जैसे ही है। तो इस टाइप से सोच के वो क्वेश्चन बनाते हैं और अपने को आसानी से वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस टाइप से हम चैप्टर को कवर कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमने आज पॉलिटी के जो पूरा सेक्शन था उसको अच्छे से देखा है। और मुझे लगता है ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।